अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम है खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं और उनसे मुफीद मशवरे भी लिए जाते हैं और रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर हम किस तरह से अपनी डाइट प्लान हमें जो है वो उसका ख्याल रखना चाहिए। ख़वातीन के मसाइल को लेकर हम बात करेंगे। ख़वातीन में हम देखते हैं कि बहुत से जॉइंट पेन और जबकि हड्डियों के बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं और किस तरह से हमें अपनी खुराक का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसी पर बात करेंगे अपने मेहमान से। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आमना शहजादी, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपिस्ट हैं। उनसे जानेंगे हमें कौन कौन सी थेरेपी करवानी चाहिए और हमें किस तरह से जो है अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल आमना, हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। क्या वजह आप देखती हैं कि क्यों ख़वातीन में जो है हड्डियों के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं? ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल को अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले कि वो माल न्यूट्रिशन होती हैं, मतलब वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। दूसरा, रमज़ान है तो ओवर एक्टिविटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। डेली लाइफ में भी वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, मैनेज कर लें, क्योंकि टाइम बहुत होता है कि हम ये बाद में कर लेंगे। लेकिन रमज़ान का आपको होता है सहर स्टार्ट होना और अफ्तार से पहले पहले अपने काम ख़त्म करने के उसमें भाग में कि भाई हमें अपना काम ख़त्म करना, तो वो एक्टिविटी जो उनकी होती है वो डबल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। फिर एकदम पट्टे उनके खिंच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मसल स्पैज़म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर ये वाली पेन्स की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि भाई हम लोगों के पट्टों में बहुत दर्द होता है, हम काम बहुत करते हैं। दूसरा देखा जाए तो वो जॉइंट पेन इसलिए क्योंकि खड़े होकर खाने बनाने हैं, केयर नहीं करनी। हमारे यहाँ ना ट्रेंड नहीं है, किस चीज़ का ट्रेंड नहीं है कि हमने अपनी किचन वैसे सेट की हो कि भाई दर्द हो रहा है तो उस हिसाब से हम बना लें, रेस्ट ले लें। हम जिस तरह पेशेंट को गाइड करते हैं, हाउस वाइफ हो गई या फीमेल्स हो गई, वो इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। हाँ, फिर आप क्या समझती हैं इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए, फिर हमें आदत जो है वो कौन सी अपनानी चाहिए ताकि हम जो है इससे बचा जा सके? अगर हम बात करें ग़िज़ा की तो हमारे पास तो पहले आ जाती हैं दो चीज़ें कि हमने किसको ट्रीट करना है या किसकी हेल्थ पे हमने फोकस करना है। इधर हम लोगों ने अपने मसल्स के लिए फोकस करना है कि हमने अपनी बोन्स के लिए फोकस करना है। अगर हम अपनी बोन्स की बात करें तो हमारे यहाँ सबको यही पता है कि बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता है हमने कैल्शियम लेना है, हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम लोग दूध ले रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि कैल्शियम तब तक बोन्स में नहीं जाएगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा। विटामिन डी का इंटेक हमारा है नहीं, धूप में हमने जाना नहीं, एसी वाले हम हो गए हैं, ट्रेंड हमारा बन गया कमरों के अंदर बंद, ऐसा लाइफस्टाइल। हम लोगों ने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं रखनी। जैसे अभी आपने पूछा हम क्या लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, हमारा सबसे ज़्यादा अब जो लाइफस्टाइल में चेंज है, हम लोगों ने सन बाथ लेना छोड़ दी। धूप में हमने जाना नहीं, विटामिन डी नहीं मिलेगा। जब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम ब्लड में ही रहेगा, वो बोन्स में जाएगा नहीं, क्योंकि विटामिन डी ही बोन्स तक कैल्शियम को लेकर जाएगा। ब्लड में कैल्शियम है, उसने वहाँ से कैल्शियम को लेना है, उसने बोन्स में रखना है। अब ना हमने धूप लेनी है, ना हमने विटामिन डी वाली डाइट लेनी है, ना हमने विटामिन डी वाले सप्लीमेंट्स लेने। अगर डॉक्टर रिकमेंड भी करेगा कि भाई आपने विटामिन डी इनटेक करना है, तो हमने 1-2 बार करना है, उसके बाद हमने भूल जाना है और फिर हमने आके कंप्लेन करनी है कि हमारे बोन्स में पेन है, हमारे जॉइंट्स में पेन है। अगर हम डाइट की बात करें कि फिर विटामिन डी का जो है मुस्तकिल जो है वो इस्तेमाल हमें करना चाहिए। विटामिन डी का भी, कैल्शियम का भी, मैग्नीशियम का भी, पोटाशियम का भी, ये सारी चीज़ें कलेक्शन है। हम एक चीज़ पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते कि भाई अगर हमारे पास कैल्शियम ही है तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर ली, हमने कैल्शियम भी ले लिया, विटामिन डी भी ले लिया, पर अगर हमारे मसल्स ही वीक हैं तो वो बोन्स को मूव ही नहीं कराएंगे। तो ये हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें हर चीज़ का है। तो मसल्स को मजबूत करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रोटीन, मसल्स हैं ही प्रोटीन। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हम खाएं जिसमें प्रोटीन हो? पहले हम प्रोटीन की बात करें, हम सबको पता मीट, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोटीन डाइट अच्छी करेंगी। कैल्शियम के लिए अगर दूध नहीं, कोई आजकल बहुत होता है कि बच्चों को दूध से एलर्जी हो जाती है, बड़ों को दूध से एलर्जी हो जाती है, उसका ऑल्टरनेट नहीं, हम उस पर ऑल्टरनेट पे नहीं जाते। उसके ऑल्टरनेट में आ जाते हैं हमारे पास दही आ जाती है, योगर्ट, चीज़ आ जाती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा सीड्स आ जाती हैं, सेसमी सीड्स बहुत कॉमन है, जिसे सफ़ेद तिल कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा कैल्शियम देते हैं। बादाम बहुत अच्छा कैल्शियम देते हैं। स्पिनच, पालक बहुत अच्छी कैल्शियम देती है। साग, अब सर्दियाँ थी, वो भी बहुत अच्छा कैल्शियम देते हैं। ये ऑल्टरनेट है। विटामिन डी धूप से लें,
मैग्नीशियम के लिए पालक बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइट में आपका प्रोटीन होना चाहिए, वैसे आपकी एक्टिविटी में फिर आपको लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज में सिंपली आप वॉक करें, ठीक है, एटलीस्ट दिन में 10 से 15 मिनट वॉक करें। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, स्लाइड जॉगिंग कर सकते हैं, इसके अलावा स्किपिंग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पहले ज़माने में ये एक एक्टिविटी होती थी, अब ये एक्टिविटीज़ नहीं है। इसलिए सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ें, कुछ ऐसे प्लान करें कि भाई हमने ये जो हमारा विटामिन डी है वो इसको एक्टिविटी की वजह से हमारे ब्लड से कैल्शियम को बोन्स और मसल्स में। जिनका सी सेक्शन हुआ है, हाँ जी, तो वो क्या आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जा सकती हैं अपना वेट लूज करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए? देखिए अब 2026 है, अब तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो वाला बेड रेस्ट है कि हम ये कहें कि 3 माह तक ही बेड रेस्ट करना है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो सी सेक्शन के उसके जैसे ही पेशेंट बाहर आता है, हम नेक्स्ट डे उसको कहते हैं अब आपने वॉक करना है, ठीक है। अब जब वो पेशेंट वॉक कर रहा है 3 मंथ्स, वो ज़्यादा 90 डेज में तो स्टिचेस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो 3 मंथ्स में वो आराम से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं। पर अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ओवर एक्टिविटी नहीं करनी, अपना वेट मैनेज भी करना है, क्योंकि अगर आप ओवर वेट हो तो ऑब्वियसली सारा लोड किस पे आएगा, आपकी बोन्स पे आएगा, और बोन्स पे आएगा तो फिर आप कहोगे। हम कुछ सम टाइम होता है कि एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसकी वजह से हमें घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह उसकी क्या वजह होती है घुटनों में दर्द होने की? उसकी वजह ये होती है कि अब आपका वेट मैनेज नहीं है, आप कर रहे हो हैवी एक्सरसाइज, सेनरस एक्सरसाइज, तो आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स कौन से हैं? एंकल और नी, वो वैसे ही आपका वजन लेके बैठे हुए हैं, और आपका एक स्पेसिफिक पोस्चर है। आप जैसे अब हम आपकी बात करें, कम से कम 2 घंटे तो आप इस पोस्चर में रहेंगी, नी आपके बैंड रहेंगे। अब जब आपकी नी बैंड रहेंगे तो मसल्स टाइटनेस होगी, जब मसल टाइटनेस होगी आपने खड़े होना, आपने कहना मेरा बहुत पेन हो रहा है, फिर वेट बेयर करोगे तो पेन होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे वजन आपके जॉइंट्स को मजीद, तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना, स्लाइट वार्म अप करना और फिर एक्सरसाइज करना। हमारे यहाँ जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ तो बट मेरी जॉइंट, आप वार्म अप तो पहले करो, ब्लड फ्लो तो थोड़ा जॉइंट में जाए, ब्लड फ्लो जाएगा, फिर वो वार्म अप होगा, थोड़ा हीट बनेगी, फिर आप एक्सरसाइज शुरू करो। इससे बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी मसल्स डैमेज ना हो। अगर आपने वार्म अप नहीं किया और आप एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हो तो पेन भी आएगी और मसल्स डैमेज भी होंगे। तो इसके लिए फिर हमें जिस तरह से हम देखते हैं कि कमर पेन हमें बहुत नॉर्मल रहती है, ख़वातीन में ये बहुत से मसाइल हैं, आपकी कमर पेन, फिर आपके ये जो नेक है इसके मिड वाला जो है, जैसे हाँ एग्जैक्टली इधर बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम लोग ये देखें पूरी बॉडी को अगर हम लेके चलें तो हर पार्ट डिफरेंट इश्यूज के साथ आता है। नेक का और बैक का बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, या बहुत डिफरेंट कॉजेज हैं के पेन के आता है। बैक पेन की बहुत रीज़न है, सिटिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सिटिंग करना, या लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने स्टैंडिंग किया तो आपकी लोअर लेग के मसल्स टाइट हो जाएंगे। जब आपके लोअर लेग्स के मसल्स टाइट हो जाएंगे वो आपकी कमर को खींचेंगे। औरतों में अभी आपने कभी गौर किया होगा तो वो थोड़ी ओबीज होती हैं, हाउसवाइफ, पेट उनका बाहर निकला होता है। जब उनका पेट बाहर निकलेगा वो पेट जो है वो पूरा कमर वाले मसल्स को आगे की तरफ लेकर आएगा। अब जब कमर वाले मसल्स आगे की तरफ आएंगे, स्पाइन आगे की तरफ आएगी, तो फिर लॉर्डोसिस हो जाएगा, कमर खम खा जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो कहेंगे कि भाई हमारी पीछे कमर में दर्द है। हाँ जी, तो उनको पेट मैनेज करना चाहिए, पेट मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वजन है ना। आप अपनी बॉडी जिसमें हमारे फैट है उसको कैसे कम करें? बेली फैट को कम करने के लिए अगर हम डाइट पे जाएं तो 3 चीज़ें याद रखें। पहली चीज़, आपको क्या करना है, जो पहले से वजन है उसको उतारना है। दूसरी चीज़, जो आगे आने वाला वजन है उसको चढ़ने नहीं देना। ठीक है, 2 काम करने हैं। लोग क्या करते हैं, हम तो आधी रोटी पे आगे हुए हैं, हम तो मज़ीद नहीं खा रहे। हाँ ठीक है, आप डाइट करो, इससे आगे आने वाला वजन नहीं आएगा आप पे, लेकिन जो आपने 25 साल 30 साल से पहले वजन चढ़ाया हुआ है वो किसने उतारा? उसके लिए फिर डाइटिशियन गाइड करते हैं, वो बॉडी टाइप के हिसाब से, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, फिर अगर आपको कोई कोमोबिटी नहीं है, या मतलब अगर हम आपको एक्सरसाइज गाइड करते हैं, हमें पता चलता है आपका बीपी बहुत हाई है, हम आपको जॉगिंग दे दें, आप तो वैसे ही सांस ले के ख़राब हो जाएंगे। तो वो फिर पेशेंट वाइज फिर हम उसको ट्रीटमेंट एक्सरसाइज पहले, ताकि वो मैनेजमेंट हो जाए, फिर मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगर डाइट भी बैलेंस हम ले रहे हैं, तो इसके बावजूद हम अगर घुटनों में है, बोन्स में हमें पेन है, तो फिर हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डॉक्टर से रुजू तो ऑब्वियसली जब आपको कहते हैं पेन ब्लेसिंग होती है,
जब भी कभी इसका आपकी बॉडी basically में इलाज क्या इसका होता है, किस तरह से इसका इलाज होना चाहिए? कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर की तरफ नहीं जा रहे, हम इलाज पे जाना ही नहीं चाह रहे, उससे पहले ही मेंटेन करना चाह रहे, है ना? क्योंकि इलाज तो तब होता है जब आपको मसला हो गया, और मसला तब हुआ जब आपने कुछ ना कुछ गलत किया। अब आप जा रहे हैं कि भाई हमें कुछ ऐसी चीज बता दो कि हम मसले की तरफ ही ना जाएं, तो उसके लिए कि अपनी एज वाइज डाइट रखें, एज वाइज अपनी एक्टिविटी रखें। अब जैसे अब हमारे बच्चे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमने फोन्स दे दिए। अब हमारे बच्चों को ना तो बच्चे बर्गर पिज्जास पे हैं, ना उन्होंने नट्स लेने हैं, ना उन्होंने हेल्दी डाइट लेनी है। चलो अगर उन्होंने जो भी डाइट लिया वो ले लिया, पर उन्होंने उस डाइट को क्या करना है कि जो वजन है वो चढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई वॉक वगैरह नहीं करनी। तो आप अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा रखें, प्रॉपर मील्स लें, प्रॉपर जनरल एक्सरसाइज। हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं, मरीज आके कहता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे इतना बता दें, या हमारा प्रोटोकॉल खत्म होता है, हम उसको गुड बाय कहते हैं। वो कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास ना आऊँ तो मुझे कुछ गाइड कर दें। तो उसके लिए हम सिंपली उन्हें ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है ना, उसी डायरेक्शन में आपने 10 to 5 टाइम्स उसको डेली दिन में 3 बार मूव करना है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये आपकी एल्बो है, इसने मूव ही इस डायरेक्शन में करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गई एक्सरसाइज। हम तो कहते हैं 10 से 15 दफ़ा से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी अलाउ करेगी तो 20 टाइम्स करें। फिर इस तरह उसकी एक्सरसाइज बन। नेक की भी यही एक्सरसाइजेज हैं, जहाँ जहाँ मूव करती है वैसे आप उसको मूव करें। 10 टाइम्स से स्टार्ट करें, फिर 20, फिर 30, जितना आप इसको कंट्रोल कर सकते जैसे हैं। पट्टे हैं, जैसे शोल्डर्स है, इन पे स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस हम सिंपली आके हमारे पास, मैं आपको एक मजाक वाली बात बताऊँ, हमारे पास मरीज आता है, वो आके कहता है कि डॉक्टर साहब भाई यहाँ दबाता हूँ ना बड़ी दर्द होती है। हम कहते हैं दबाना छोड़ दो। अब आप कह रहे हैं स्ट्रेस है, आपको पता है कि आपका स्ट्रेस क्यों है, आपको पता है आपने टीवी देखना है, आपको पता है कि आपने पोस्चर ठीक नहीं रखना, स्टूडेंट्स है पढ़ना है, लैपटॉप यूज करना है, बाइकर्स में बहुत को मैंने गर्दन आगे की तरफ है, फॉरवर्ड एड पोस्टर बाइक चलानी है उन्होंने, हमें सब पता है। पर जब हम कहेंगे ना कि अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, जो वजह उसको खत्म करो, वो नहीं हो सकती। तो फिर ऑब्वियसली जब आपने अब आजकल सीजन है दर्जी, तेज सिलाइयाँ करेंगे तो गर्दन आगे जाएगी, नीचे जाएंगे, देखेंगे, फिर आएंगे हमारे पास गर्दन दाता फिर आप दर्जी को रिकमेंड करें ना कैसे बैठना है। हाँ हम करते हैं, हमारे पास जितने भी आते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना स्टूल एडजस्ट करें। आप अपना स्टूल एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको नीचे देखना पड़ेगा। है, उसने यूं तो जाना है, उसने नीचे, ये Obviously, पोस्टर ये तो जाएगा, तो कैसे बैठे? इसी ऐसे बैठा तरीके रहेगा तो उससे भी पेन होगी उसको। इसी तरीके से बैंकर्स भी आके हमें यही कंप्लेन करेंगे, और हमारे कंप्यूटर यूजर, माइक यूजर भी आके कहेंगे रिस्ट पेन होता है। तो हम इन चीज़ों को उनको बताते हैं कि आपने इस फील्ड को बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, जिसमें हम बताते हैं कि आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, जहां आप काम करते हैं वहां पर, जैसे आप दर्जियों को हम बताते हैं कि आपके जो मशीन रखने वाला स्टूल है वो आपकी नेक हाइट के करीब हो, मतलब शोल्डर लाइन के करीब हो, तो वो ऊपर हो जाएगा, आपको देखना वो इतना पोर्शन है, फिर उस हिसाब से आप चलाएं, फिर आपकी गर्दन भी नहीं झुकेगी, आपकी आंखें भी नहीं थकेंगी, फिर लोग आपको टेंशनल हेडेक्स नहीं होगी। तो एर्गोनॉमिक्स एडजस्टमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। और हर कमर दर्द में जो है वो जो सर्जरी होती है वो ज़रूरी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक्सीड कर जाते हैं कि भाई अब मेडिकेशन से भी नहीं ट्रीटमेंट हो रहा, मसल्स बहुत वीक हैं, स्ट्रेंथनिंग में भी नहीं जा रहे, या कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम सर्जरीज की तरफ जाते हैं। वरना यूजुअली क्या होता है, आप अच्छी स्ट्रेचिंग करो, आप फिजियोथेरेपी में आते हैं, हमारे पास होती है मैनुअल थेरेपी, जो कि जिसकी मैं स्पेशलाइजेशन की है। मैनुअल थेरेपी में हम ग्लाइड्स करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैसे की जाती है? मोबिलाइजेशन स्पेसिफिक टेक्निक होती है, उसमें हम पेशेंट को, अब जैसे अब लंबर्स का इशू है, जैसे आपने कॉमन वर्ड्स में सुना होगा L4 L5, ठीक है, C1 C2 जो MRIs में आ जाता है। अब पेशेंट आके कहते हैं हमारे L4 L5 में पेन है। अगर जनरलाइज पेन है तो क्या होता है, एडजस्टमेंट खराब है, हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 की ग्लाइड देते हैं स्पेसिफिकली वर्टिब्रा के ऊपर। ये कोई लेम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिजियोथेरेपी का एक ना आप ये कह लें कि बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि इनके पास जाते हैं तो ये सिर्फ वर्जिश कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हाँ, हैं। हमारे पास आते हैं ना मरीज, वो आके कहेंगे ना हमने कंसल्टेशन करनी है, हम कहें जी, तो फिर आप मुझे बता दें मैंने वर्जिश क्या करनी है। हर ट्रीटमेंट में पहले वर्जिश नहीं होती, पहले ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके अब दोबारा ना हो, फिर हम जाते हैं ट्रीटमेंट एक्सरसाइज की तरफ। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम स्ट्रेचेस देते हैं, ग्लाइड्स देते हैं, फिर हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस होता है, हॉट पैक होता है, मसाजर्स होते हैं, कपिंग होती है, नीडलिंग होती है। ये बहुत वेस्ट आप ये कह सकते हैं फील्ड है,
फिर जाके हम पेशेंट मैनेज कहते हैं, पता है, पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आप थेरेपी का बता रही हैं, आप मतलब कि एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसमें क्या टेक्निक्स क्या होती है, एक कौन सी उसमें जो है आप बता रही हैं कि एक स्पेशल जो टेक्निक्स हों? देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सर्वाइकल की, गर्दन की। थोड़ा अब मे बी ये जो मेडिकल टर्म्स हैं लोगों को समझ में कोशिश करूँगी, आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ। अब सर्वाइकल पेन है, मरीज़ आके कहता है उसको रेन नेक है, या वो कहता है मैं रात को सोया हूँ, ठीक है, अब सुबह उठाऊं तो मेरी गर्दन यहाँ से यहाँ पर मूव ही नहीं कर रही। इसको बोलते हैं रेन नेक, ये बहुत कॉमन होता है। मरीज आगे कहता है अभी आपने पिलो ठीक तरीके से नहीं लिया, या पिलो आपका ये कह लें कि आपकी नेक को सूट नहीं करता, बैलेंस नहीं था, आप एक साइड पे सोए रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। अब आपकी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको भी गाइड कर दूं, पिलो एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से सोते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या साइड लाइन। अब जो लोग साइड लाइन में सोते हैं ना, उनका पिलो पतला होगा ना तो उनकी गर्दन यूं हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए उनको पिलो थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा। जो सीधा सोते हैं उनकी गर्दन यूं जाएगी, अगर वो मोटा पिलो रखेंगे तो गर्दन दर्द देगी। तो पिलो चेक करके लेना चाहिए, मतलब आप सीधे खड़े हो और अपने कान के पास से पिलो गुजारे। अगर आप साइड लाइन में सोते हैं तो वो आपके एयरलोब को टच करे, वो आपका एडजस्टेबल पिलो है, उसको यूज करेंगे तो फिर आपको गर्दन दर्द नहीं होगी। ठीक हो गया। अब गर्दन दर्द है, अब हमारे पास है, हम पहले डायरेक्ट ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, पट्टा खिंच गया, वो जो दर्द है वो मजीद दर्द होगी। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, नॉर्मली उसको बॉडी प्रिपेयर करेंगे। बॉडी प्रिपेयर करने के लिए अगर हमें लगता है कि टाइटनेस है तो हम उसको हॉट पैक देंगे जो थोड़ा सा गर्म करेगा, या हमारे पास कोलेटर्स है तो हम उसको मॉइस्ट हीट देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको टेंस देंगे कि थोड़ा सा उसकी जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और अगर नाफ का इशू वो ट्रीट हो जाए। ये उसकी मैनेजमेंट होगी। उसके बाद फिर हम लोग अपना मैनुअल करेंगे हाथ का काम। फिर अगर हमें नेक की स्ट्रेचिंग करनी है वो देते हैं। हमें अगर लगता है ट्रैक्शन देनी है जिसमें गर्दन पकड़े पूरा थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि ताकि उसका अगर कहीं कंप्रेशन आ रही है, वर्टिब्रास उसकी कंप्रेस हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ हम असेसमेंट की बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं होता जब तक हम डायग्नोस ना बना लें कि हाँ भाई यही वजह है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यही अप्लाई करना। क्योंकि कुछ मरीज आके कह देते हैं 10-10 साल पुराने मसले होते हैं। मैं कहती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास तभी मरीज आता है जब सारे डॉक्टरों से फिर आ जाए, जब उसका एंड हो जाता है ना तो डॉक्टर को वो जाके कहेगा अब दवाइयाँ असर नहीं करें, वो कहते हैं फिर फिजियो करा लो। अच्छा, हमें मेडिसिन जो है वो इसमें खानी चाहिए? पेन किलर्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम जाते हैं, अब जैसे डॉक्टर से हमने रजू किया, हमें पेन किलर्स बहुत से इंजेक्शन की सूरत में भी लगाते हैं, स्टेरॉइड्स। हाँ, तो क्या वो हमें लगवाने? मेहरीन, मैं आपको ना बिल्कुल लेम टर्म्स में समझाती हूँ। पेन किलर्स कैसे काम करते हैं, वो ब्रेन पे काम करते हैं, उसने बॉडी पे काम नहीं करना। आपके दांत में दर्द है, पेन किलर वही है। आपके जॉइंट में पेन है, एंकल में पेन है, पेन किलर वही है। आपकी एल्बो में पेन है, पेन किलर सेम है। तो पेन किलर ब्रेन से निकलने वाले जो आपके लिए केमिकल्स हैं उन्हें कहेंगे कि जिस्म में दर्द को महसूस ना कराओ। फिजियोथेरेपिस्ट ने वो काम करना है। अगर आप हमारे पास आएंगे ना, हमारी 90% केसेस में हम कहते हैं मेडिसिन नहीं लेनी, आप ऐसे ठीक हो जाए। क्योंकि हमें मरीज आके कहेगा शोल्डर का इशू है तो हमने शोल्डर को ट्रीट करना है, वो कहेगा नी का इशू, हमने नी को ट्रीट करना है। और अगर आप जाएंगे किसी और डॉक्टर के पास, वो आप जाके कहेंगे पेन, उसको नहीं, उसका इससे कंसर्न नहीं है कि कहाँ पेन, उसे कहना पेन किलर्स। ये जो इंजेक्शन की सूरत में भी लगते हैं, इंजेक्शंस भी आजकल ट्यूब भी बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल है मार्केट्स में। सुपरफिशियल्स हैं वो, जैसे जेल्स, और मैं सुनती हूँ ऑयल्स भी आगे हुए हैं कि भाई ऑयल है और हाँ उसको लगाएं। वो सारी के सारी आप ये कहें उनका बहुत इफेक्ट आता है, जाहिर बात है, पर वो टेम्परेरी। जैसे आपने लगाया, जिसे हम मेडिसिन कहते हैं कि दिन में 2 बार 8 घंटे के वक्फे से, वो 8 घंटे तक बॉडी में रहेंगी तब तक असर रहेगा। और जैसे ही वो बॉडी से निकली तो दर्द जहाँ से शुरू हुआ ना उसने दोबारा वहीं से ही शुरू हुआ। पेन किलर्स ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक हो गया। और किन हालात में हमें कंधे या फिर घुटने की हमें रिप्लेसमेंट जो है वो तजवीज़ की जाती है? देखिए, रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है ना ये बहुत कॉमन हो गया है, और जिसका इसमें हम बोलते हैं कि कंडीशन होती है आर्थराइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस। शोल्डर का भी हो सकता है। शोल्डर का काम होता है नी का, हिप का ज़्यादा होता है क्योंकि नी वेट बेरिंग जॉइंट है हमारा, भी जैसे हमने डिस्कस किया पूरी बॉडी का वेट आता है उसके ऊपर। तो नी जो है उसकी स्टेजेस आती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4।
1 2 में हम कोशिश कर 1 में तो हम पेशेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं कि हम उसे कहते हैं कि आप एक्सरसाइज की तरफ जाए और फिर आपकी रिप्लेसमेंट। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो आर्थराइटिस एक ऐसा मसला है, ये हमारा जॉइंट है, इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक शीट होगी, ठीक है, फिर एक कैप्सूल होगा। अब वो कैप्सूल डैमेज होगा, आप ओवर एक्टिविटी करेंगे तो वो जॉइंट एक दूसरे से रगड़ भी खाएंगे, जब रगड़ खाएंगे तो फिर उनकी सरफेसेस भी डैमेज होंगी, फिर वक्त के साथ साथ वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आप मूव नहीं कर पाओगे। जब तक स्लो है, ग्रेड 1 में रगड़ खा रहा है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द है, चलने फिरने में दर्द है, तो तब हम इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे मेडिकेशन चाहिए ताकि ये प्रोग्रेस ना करे, ठीक है। फिर हम कहेंगे वेट मैनेज करो, यहाँ हम कंट्रोल सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप आए हो हमारे पास ग्रेड 3 के साथ, मतलब जुड़ना शुरू हो गया, और यहाँ आए हो ग्रेड 4 के साथ, वो बिल्कुल ही फ्यूज हो गया आपका नी जॉइंट। जब आपका नी जॉइंट फ्यूज हो गया, उसने मूव नहीं करना, आपने आके कहना ना मैं उठ सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ, ना मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर ऐसे केसेस में हम पेशेंट को ग्रेड 3 ग्रेड 4 में हम कहते हैं कि अब आप इसको रिप्लेस करा लें, और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेसिव प्रोसीजर है या हम ये कहें कि ख़तरनाक है, तो आपकी इसमें बहुत कम होता है रिजेक्शन हो, पर अच्छे 10-15 साल आपके सुकून से गुजरते हैं रिप्लेसमेंट के बाद। ठीक है, मतलब 15 इयर्स अब आराम से आप गुजर जाते हैं। इम्प्लांट है ना बॉडी के अंदर, एक फॉरेन बॉडी है, वो चले तो चले, वो रिजेक्शन की तरफ ना जाए या आपकी बॉडी उसको अलाउ ना करे, तो फिर उसको चेंज की तरफ भी चले जाए। रिप्लेसमेंट हो गई, आपके 10 to 15 इयर्स गुजर गए, तो उसके बाद फिर क्या करें इंसान? ये यूजुअली ना ओल्ड एज के लोग ही कराते हैं। हाँ। कभी कभी अगर यंग एज में हुआ यंगस्टर बच्चों तो में भी फिर रिप्लेसमेंट फिर चेंज भी कराना पड़ता है, चेंज करवाना इम्प्लांट भी चेंज कराना पड़ता है। अच्छा, बच्चों के इम्प्लांट की एक लाइफ होती है। अच्छा, लाइफ होती है, कितनी नॉर्मली लाइफ होती ये बोला 10-15 साल, है? 10 से 15 साल होती है हर प्लांट की। हर नहीं, वो भी मैटर करते हैं। जिस तरह इंजेक्शंस आप जिस तरह आप कह रहे हो स्टेरॉइड होते हैं, जैसे वो आपको इंजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने दर्द नहीं रहेगी। लोग आके हमें बताते हैं कि मैंने टीका लगवाया था, साल तक सुकून रहा। इस तरीके से हमने फॉरेन बॉडी रखी है। आप जितना अच्छा इम्प्लांट रखोगे, पैसा जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी आप क्वालिटी का खरीदोगे, फिर उतनी देर वो चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ खवातीन को हम देखते हैं उनको पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, इसकी क्या वजह है? स्वेलिंग की मेन रीजंस जो अगर हम खास तौर पर जो है वो इधर होती है नी में, नी की अगर हम सिंपली नी की बात करें तो वो आर्थराइटिस जैसे अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी स्वेलिंग होती है, ठीक है। जॉइंट डैमेज में भी होती है, अगर अंदर कोई इफ्यूजन है, इन्फेक्शन है, उस केसेस में भी हो जाती है। इसके अलावा आपको कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसमें भी हो जाती है। मैं ना अपने पेशेंट को बड़ी एग्जांपल देती हूँ। फीमेल अगर मेरे पास आए तो मैं उसे कहती हूँ कभी आपने वो जूता इस्तेमाल किया खुद सा? उसमें क्या होता है, हम पूरा दिन बड़े अच्छे से पहनते हैं और शाम को एक छाला बना होता है। एग्जैक्टली होता है, पूरा दिन कोई पेन नहीं, वो नॉर्मली हमने काम किया, बड़ा अच्छे से किया, पर शाम को छाला बना। इस तरह कुछ जूतियों के साथ भी होता है। ये होता है माइक्रो ट्रॉमा, पर वो बहुत ज्यादा बार हो गई। छोटी सी चोट थी, पर पूरा दिन वो बार बार होती रही, फिर उसने आपको मेजर इंजरी दी। इसी तरीके से होता है, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपको माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है और बार बार होता जा रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर उसने आपको डैमेज देना है। आर्थराइटिस में भी ऐसे डैमेज होता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, सिस्टेमिक में भी आ जाती हैं। अगर हम उसको सेपरेट करें, सिंपल ले टर्म्स में जाएं, तो ओवर एक्टिविटी की वजह से, या आपका ऐसा है एक काम है, जैसे ये लग रहा है, बार बार लग रहा है, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो इंजरी हो गई, उससे भी स्वेलिंग हो जाती है। तो हमें जो ये मेडिकेटेड शूज है ये पहनने चाहिए? ये डिपेंड करता है ना, अब आपको अगर रिक्वायर्ड है मेडिकेटेड जूते, आपकी ऐसी एक्टिविटी है, या आपको हील का इशू है, या प्लांटर फिशियाइटिस है, आपका पीछे नीचे से तला खींचा हुआ महसूस होता है, या हमें ज़्यादा देर चलना है, टीचर्स ने ज़्यादा देर खड़े होना है, तो फिर तो आपको मेडिकेटेड जूते चाहिए। अच्छा, आपने बात की है, तो हमें नॉर्मली जो है कुछ खवातीनों ने शौक होता है और वो आदी भी होती हैं हील कैरी करने, क्या उसका भी इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा, उसका तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली आप स्ट्रेट लाइन में आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। अब आप हील पहन रहे हो तो आपका पूरा नीचे से पाँव का फेशिया स्ट्रेच हो जाएगा। वो कहते हैं ब्यूटी गिव्स पेन,
तो Exactly. ब्यूटी मेंटेन करने के लिए फिर जो आपको पेन होता है ना, वो यही पेन होता है। तो फिर फेशिया कीजिएगा, नीचे से आपका, पीछे से आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी, गैस्ट्रोक्नीमियस टाइट हो जाएंगी। तो हील्स जो पहनती हैं उन औरतों में, फाइनली खूबसूरती के लिए फिर पेन जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर वो करें। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का आमना, और फिर आपसे मुलाकात होती है कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।